आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हम सब लोग एक भयंकर त्रासदी से जूझ रहे हैं, कोविड-19। 2019 का अंत, 2020 पूरा साल और 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक कोविड-19 ने पूरे देश को झंझोड़ कर रखा है। ऐसे में एक बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई है वो है पेरेंट्स की। बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं, स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, जॉब भी बंद है, फिर भी कुछ स्कूलें जो है फीस वसूल कर रही है। क्या गाइडलाइंस है सरकारों की? पेरेंट्स क्या कहते हैं? उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे यहाँ 3 लोग यहाँ मौजूद है कि फीस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या लोगों से, विद्यार्थियों से फीस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या मांगे हैं। 3 लोग हैं हमारे साथ। अमित होशिंग जी है, उसके साथ ही एडवोकेट पवन सहारे जी है और अजय चालखुरी जी। तीनों व्यक्ति जो है इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं कि फीस कम हो या फीस ना ली जाए। महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अजय जी, ये जो फीस है हम लोग जो देते हैं स्कूलों को, वो किसका अधिकार क्षेत्र होता है? कौन तय करता है कि स्कूलों में कितनी फीस होनी चाहिए? क्या स्कूल तय करती है? क्या एजुकेशन कोई पॉलिसी सरकार की है? क्या चीज़ है ये? धन्यवाद आवाज़ इंडिया का। मैं पहले कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये विषय पे एक चर्चा यहाँ पर आयोजित की है, उसके लिए सबसे प्रथम आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो सवाल है कि ये फीस कौन तय करता है, महाराष्ट्र फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत 2011 के तहत EPTA का गठन स्कूल करती है और EPTA में पेरेंट्स लोगों की एक समिति स्थापन की जाती है। वो समिति को अधिकार है फीस का तय करने का। तो एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे टीचर्स प्लस EPTA मेंबर्स जो कि पेरेंट्स से ही इलेक्ट होकर के जाते हैं, उनकी एक समिति गठित करके वहाँ पे स्कूल प्रपोजल रखती है कि हमको इस साल फीस बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है, उसके कारण देने पड़ते हैं। फिर वो समिति के तरफ जाता है प्रपोजल, समिति उसके ऊपर विचार करती है। समिति ने, EPTA के समिति ने एक्चुअली उस फीस के बारे में वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रपोजल सारे पेरेंट्स को के नॉलेज में लेके आना चाहिए, मगर वैसा होता नहीं है। EPTA मेंबर सारे पेरेंट्स के नॉलेज में ये बात लाती नहीं है। ये हमारा दुर्दैव है हर पेरेंट्स का। इसी के वजह से जो फीस जो अनगिनत बढ़ रही है उसके वजह से बढ़ रही है। तो ये EPTA का ही अधिकार होता है कि फीस के ऊपर कितना कंट्रोल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एडवोकेट पवन जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। फीस की बात चल रही है, आप कानून के जानकार हैं। क्या कानून है? क्या कानून स्कूलों को रोकता है फीस लेने के लिए, या फिर स्कूल फीस उनको अधिकार देता है फीस लेने? ऐसे क्या कानून है? हाँ जी, अभी जो मेरे फ्रेंड ने जो अभी बताया, तो फी रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो सारे महाराष्ट्र के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, इसके तहत उनको सेक्शन 3 में फी रेगुलेशन एक्ट के तहत वो ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, एक ऐसा प्राविधान है। सेक्शन 4 में, जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने बताया, सेक्शन 4(1) में PTA फॉर्म होना चाहिए। PTA फॉर्म होने के लिए उनको बाकायदा नोटिस देना चाहिए, उनसे 50 रुपये फीस वसूल करनी चाहिए। वो वसूल करने के बाद में उसकी लिस्ट स्कूल के बोर्ड पर पब्लिश करनी चाहिए, ऐसा रूल है। फिर 4(2) में लिखा हुआ है ये एक्ट के, महाराष्ट्र फी रेगुलेशन एक्ट में, उन्हीं में से एक EPTA होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं जिसको, उसमें स्कूल की प्रिंसिपल उनकी हेड रहती है और ये सारे मेंबर्स रहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उसमें तय होता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हर 2 साल में 15% तक की फीस बढ़ा सकते हैं। अगर मान के चलो 2020 में अगर स्कूल ने फीस बढ़ाई होगी 15% तक, दैट टू उनको बताना पड़ेगा कि हम फीस क्यों बढ़ा रहे हैं। मान के चलो उनको 21 में बढ़ानी है, तो उनको बताना पड़ेगा कि स्कूल क्या नई फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए उनका खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए हम फीस बढ़ा रहे। ये ऐसा कानून में लिखा हुआ है फी रेगुलेशन एक्ट में। अगर ये बिगर बताए अगर वो करते हैं
विदाउट एग्जीक्यूटिव कमिटी के अप्रूवल के अगर फीस बढ़ाते हैं 15% से बढ़ती है तो वो तो असंवैधानिक है। इसीलिए उनको 15% तक ही बढ़ानी है और वो अप्रूवल जब तक एग्जीक्यूटिव कमेटी देती नहीं है तब तक फीस अगर बढ़ाई गई और वो भी 2 साल में एक बार, अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो वो सारी फीस बढ़ाई हुई असंवैधानिक माना जाए। अमित जी, आप तो लड़ रहे हैं, अपने लेवल पर लड़ रहे हैं, पेरेंट्स आपके साथ है, लोग चाहते हैं कि फीस कम हो। एक एजुकेशन सिस्टम है महाराष्ट्र में, एजुकेशन मिनिस्टर है, हर जिले में एक एजुकेशन ऑफिसर होता है। इन लोगों का रवैया कैसा रहता है जब आप इन मांगों को लेकर जाते हैं कि फीस कम किया जाए या स्कूल को नोटिस दिया जाए? आपको कहीं सपोर्ट मिलता है इसमें? जैसा आपने कहा सर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है और कैबिनेट मिनिस्टर है। तो मैं शुरुआत करूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम पिछले 3 साल से जा रहे हैं कम से कम, यानी मैं सिर्फ हमारे स्कूल की बात करूँगा और मुझे किसी स्कूल का किसी व्यक्ति का नाम लेने में कोई झिझक नहीं है। मेरी बच्ची SOS अत्रे लेआउट में पढ़ती है। पिछले 3 साल से 2017 नवंबर दिसंबर से हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। कम से कम 50-70 के ऊपर हमने वहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लेंट्स कर दी कि स्कूल किस तरीके से बेकायदे तरीके से फीस वसूल रही है। उसके बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है कि एक तो दत्ता मेघे जी की स्कूल है तो उसके वजह से उनको डर लग रहा होगा कि भैया अगर मैंने उन पर कार्रवाई कर दी या कड़ी एक्शन ले ली तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, या फिर उनके साथ में कोई अच्छे संबंध होंगे जिसकी वजह से वो सोच रहे होंगे कि भैया ठीक है, नहीं अगर मैं इन पे कार्रवाई कर दूँ तो फिर मेरा ये संबंध उसमें खराब हो जाएंगे। तो ये दुधारी तलवार उनके लिए है, लेकिन उनको ये पहले ये सोचना चाहिए कि वो पहले लोक सेवक है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए पहले आती है। तो उसके मामले में हमको पिछले 3 साल से किसी से भी हमको कुछ भी मदद मिली नहीं है। सबसे पहले थे सतीश मेंढे, यानी 2 साल पहले वो अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से वहाँ पे वो डिप्यूटी डायरेक्टर थे एजुकेशन के। उन्होंने हमको यानी क्या बोलते हैं, एक मीठी गोली देने के हिसाब से उन्होंने हमारे लिए 2-3 लेटर निकाले, लेकिन वो लेटर में उन्होंने 1-2 चीज़ें ऐसी लिख दी कि जो स्कूल के बेनिफिट की थी, जो हमने उनको इनकार किया था कि सर ये ऐसा लेटर मत निकालो जिससे हमारा कोई उद्देश्य सफल नहीं होगा। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने लेटर निकाला। उसके बाद आए पारधी जी अमरावती के थे, उनको नागपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया था। पारधी जी ने हमको थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो हमसे मिलने से कतराते थे। उन्होंने मैक्सिमम बार जितने भी जो भी काम किए वो सारे व्हाट्सएप और मोबाइल पे ही किए। उन्होंने भी एक लेटर निकाला, लेकिन वो लेटर में भी उन्होंने एक स्कूल को जो बेनिफिट मिलेगा ऐसा, यानी मुझे आज तक ये नहीं समझा। उसके बाद आई अभी नई मैडम आई है जामदार मैडम। वो जामदार मैडम तो सतीश मेंढे जी और पारधी से भी 2 कदम आगे। यानी हमको ऐसा लगा था कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर, एक माँ है, एक लेडी है, एक पत्नी है, एक यानी सुशिक्षित लेडी है, तो कम से कम हमको उनसे ये उम्मीद थी कि वो कुछ तो निर्णय लेगी जिससे पालकों को और बच्चों को तकलीफ कम होगी या उनकी तकलीफ एटलीस्ट रुक जाएगी। लेकिन वो इन दोनों से भी 2 कदम आगे निकली। उन्होंने तो ये सारे चीज़ों से अपना हाथ पल्ला ही झाड़ दिया। उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा कि ये सब करना मेरा काम नहीं है, ये मेरे नीचे के जो लोग हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स जो लोग हैं, उनका काम है। मैं अगर ये सारा देखती रहूंगी तो मेरे को तो पूरे विदर्भ का, पूरे क्षेत्र का काम देखना है, रीजन का काम देखना है। तो मैं सिर्फ ये इस पे मैटर पे ध्यान दूंगी तो मैं अपना काम कब करूंगी करके। उसके बाद आते हैं एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर वंजारी। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन विच वी केम अक्रॉस इन लास्ट 3 years। वो सब चीज़ों के लिए हाँ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अभी कल परसों की ही बात है, अभी स्कूल वालों ने नया सेशन शुरू किया है, यानी 31 मार्च को एग्जाम खत्म हो गए कुछ क्लासेस के, और 1 अप्रैल से तुरंत नए सेक्शंस भी शुरू कर दिए। तो उसमें अब मेरी बच्ची का और SOS के काफ़ी सारे, कम से कम मेरे पास में 70 लोगों की लिस्ट ऐसी है कि जिनका नया सेशन स्कूल वालों ने शुरू ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल की फीस नहीं भरी। इसलिए इसके लिए हमने वंजारी जी के यहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा किया, 2 बातें की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं एक लेटर निकालता हूँ। वो लेटर उन्होंने ऐसा निकाला है कि जो आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ये ऑर्डर है, यानी ये सलाह है, ये प्यार वाला लेटर है, कैसा लेटर है। उसमें उन्होंने एक लाइन में स्कूल को लिखा हुआ है की कृपा करून मुलांचे शाळेचे म्हणजे ऑनलाइन क्लासेस बंद करू नये, ऐसी एक लाइन वाला लेटर उन्होंने लिखा है। मेरे पास व्हाट्सएप पे, अगर आपको प्रूफ करके चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। यानी ऊपर का एक पैराग्राफ अलग लिखा है, रेफरेंस दिया है कि कौन से लेटर पेरेंट लोगों की कंप्लेंट मिली है, और बीच में सिर्फ एक लाइन। अब एजुकेशन ऑफिसर को जब हमने प्रूफ दे दिया, जब उनके पास में कायदे ने, जैसा सारे जी ने बताया कि उनके पास में कायदा है, कायदे के एक स्ट्रॉन्ग अधिकार है, तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। तो इससे ये साबित होता है कि पिछले 3 साल से पालक लोग नागपुर के लड़ रहे हैं। अभी ये तो सिर्फ अत्रे लेआउट की बात हो गई।
ऐसे कम से कम 40 स्कूल है जिन्होंने कम से कम सैकड़ों से ऊपर कंप्लेंट दे दी एजुकेशन ऑफिसर को, लेकिन वो वहाँ पे निठल्ले बैठे हुए, नाकाम बैठे हुए, उनको 10 बार बोलने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे। इसमें हमको सिर्फ एक यानी आशा की किरण हमको दिख रही है, वो है श्री माननीय बच्चू कडू जी जो अपने राज्य शिक्षा मंत्री है और उनके पीए मोहर जी। उन्होंने हमारे लिए पिछले 2-3 महीने में काफ़ी जद्दोजहद करी है, एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ में काफ़ी सारी मीटिंग्स करी है। बच्चू जी ने कल फिर से एक मीटिंग ली थी, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अभी अगर 8 दिन के अंदर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो सबसे पहली कार्रवाई स्कूल को छोड़ के आप पे की जाएगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रूफ देने के बाद उनको दिख रहा है, उनके खुद के अहवाल में, यानी उन्होंने ऑडिट किया, उन्होंने जांच की, उनके खुद के अहवाल में उन्होंने स्कूल के काम करने में त्रुटियां निकाली है कि जो काम कायदे से नहीं हो रहा है। अगर आपको खुद को मालूम है तो फिर आप एक्शन लेने से रुक क्यों रहे, या आपको किस चीज़ का डर लग रहा है, हमको पता नहीं। तो ये यानी बहुत ही निंदनीय और दुखद सिचुएशन है कि ये पैंडेमिक में भी एजुकेशन ऑफिसर अपना पूरा पगार ले रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन पेरेंट लोगों का कुछ काम नहीं कर। अजय जी, जी। ये जो टीम होती है, एपीटीए टीम होती है, उसके आप मेंबर भी है, क्या स्कूल वाकई में ये टीम बनाती है उद्देश्य पूर्ति के लिए, या सिर्फ खाना पूर्ति होती है? ये टीम वो काम करती है, करने देती है टीम को स्कूल काम? एक्चुअल सामंजस्य कैसा होता है स्कूल मैनेजमेंट में और इस टीम में, और क्या वाकई में बाकी स्कूलों ने भी इस तरह की टीमें बनाई है? देखिए, पहली बात तो ये शिक्षण उपसंचालक का ऑर्डर है 15 दिसंबर 2020 का। इसमें उन्होंने इंक्वायरी की ईपीटीए के बारे में, मैं नारायण विद्यालय की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही जो है सारे स्कूलों में, जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, करीब करीब ऐसा ही मोडस ऑपरेंडी है ईपीटीए के बारे में। इसमें ये ऑर्डर में देखो, इन्होंने क्लियर फाइंडिंग है, रिपोर्ट है, जो इंक्वायरी करने गए थे ऑफिसर्स, उनको पता चला कि ईपीटीए का गठन सही तरीके से जो बाय लॉ बनना चाहिए वैसा नहीं गठित हुआ। यानी ईपीटीए गठित ही वैसा नहीं हुआ तो वो सक्षम ही नहीं है फीस यानी डिसाइड करने के लिए, तो वो रद्द हो जाती है। तो फिर तुम फीस हाइक कर कैसे रहे हो? दूसरी बात, ये क्या करते हैं कि ये ईपीटीए फॉर्मेशन के वक्त स्कूल एक सिलेक्टेड जो अपने गुटफेत में जो पेरेंट्स है उनको बुला लेते हैं और पूछते हैं कि भाई आप ईपीटीए मेंबर्स बनते हो क्या? वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मगर वो पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि अपने कर्तव्य क्या है। हम लोग पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर उनको खुद को पता नहीं होता है कि ये ईपीटीए मेंबर हम बनने के बाद हमको करना क्या है। स्कूल जैसा बोलेगी, जहां साइन करने के लिए बोलेगी वहां साइन करते हैं। तो ये कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, मेरे नॉलेज में है, ये नारायण विद्यालय की बात है, कि जो टीचर है वहां पर, उसी के हस्बैंड ईपीटीए मेंबर है। यानी टीचर मेंबर भी ईपीटीए में है, पेरेंट्स के तरफ से भी वही स्पाउस है, दोनों लोग एक ही जगह पे है। तो फिर जब ये सवाल आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो इस तरीके से यानी इलीगल तरीके से ईपीटीए का गठन हर स्कूल में किया गया है, और ईपीटीए के मेंबर्स को ये अपने कर्तव्य पता ही नहीं कि अपने को करना क्या है, क्या अथॉरिटी को पूछना है, फीस के बारे में क्या क्या रूल्स है जिसको तुमको फॉलो करके उनके निदर्शन में लाके देना है कि भाई ये परमिसिबल नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। और इसके अलावा भी जो ईपीटीए गठित होती है उसमें 50% ऑफ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, SC ST बैकवर्ड क्लास का भी प्रतिनिधि वहां पे जाना चाहिए, ऐसा भी लॉ है। तो ये जो नॉर्म्स है, ये नॉर्म्स कहीं फॉलो ही नहीं किए गए हैं। तो इस तरह से ईपीटीए का जो गठन है वो पूरी तरह से इलीगल है, ऐसा मुझे कम से कम इस ऑर्डर से लग रहा है। फिर अगर इलीगल है तो एजुकेशन ऑफिस ने इसको इलीगल है ये ठहराने का ऑर्डर दूसरा क्यों नहीं निकाला, या फिर दूसरी फॉर्म करने के लिए निर्देश क्यों नहीं दिए गए? तो ये एडवोकेट साहब, पवन जी, हाँ जी, जैसे कि चालकोरे साहब बोल रहे हैं कि ये इलीगल है, और इस तरह से एपीटीए टीम जो गठित थी, जो उनके फेवर के लोग हैं उन्हीं को लिया जाता है, या मैनेजमेंट से जुड़े जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को लिया जाता है। हाँ जी। कानून में क्या चीज है, अगर इस तरह से इलीगल फीस के बारे में, एपीटीए टीम के बारे में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जबरन फीस वसूली जा रही है, या किसी स्टूडेंट के, जैसे कि अमित सर ने कहा, उनके ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू नहीं हो गए, हाँ जी। तो क्या स्कूलों पे कानूनन ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है? स्कूलों के साथ ये जो अधिकारी है जिनकी चर्चा चल रही है, जो हाँ जी। जितने भी नाम
हमने गिनवाए हैं, हाँ जी, क्या इन अधिकारियों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या हाँ जी। कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ जी, महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2011 में सेक्शन 16 में ये प्राविधान है, अगर स्कूल जबरदस्ती फीस वसूल करती है, अगर पीटीए उनका बरोबर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सेक्शन 16 में मैंने जो अभी एक्ट बताया, महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट 2011 में प्राविधान है, वो स्कूल के अगेंस्ट में डिप्टी डायरेक्टर, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनको पावर दिया गया है कि वो स्कूल के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकती है। ये सेक्शन 16 में है। और सेक्शन 17 में और सेक्शन 16 में ऐसा भी है, अगर पहली बार वो स्कूल गुनाह करती है तो उनको 2000 तक पेनल्टी लगा सकते हैं, या तो 5 लाख तक लगा सकते हैं, ऐसी प्राविधान है। तो भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ये करते नहीं है। सेक्शन 17 में जो है महाराष्ट्र एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ फी एक्ट में, सेक्शन 17 में डिप्टी डायरेक्टर को पावर दिए गए हैं कि वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी वो एक्शन ले सकते हैं। अगर उनका पहला गुना होगा तो उनको 5 लाख तक, दूसरा गुना होगा तो 10 लाख तक फाइन लगा सकते हैं, तो भी ये लोग करते नहीं है। इसके बाद में एक प्रोविजन ऐसा है, 19 में पेनल्टी है। 19 में ये लोग सेक्शन 19 जो है उसके तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि 19 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एक्ट में उनको पावर दिया गया, ये एक्ट जब एनेक्टमेंट हुआ तो, लेकिन ये करते नहीं है। अभी जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर जो एजुकेशन है ये भी कार्रवाई नहीं करते, तो इनके अगेंस्ट में अभी एक सुप्रीम कोर्ट का 30 अप्रैल 2019 को एक ऑर्डर निकला है, मगलानी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली क्रिमिनल अपील 744/2019। इसमें दिया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर भी जो है वो लोक सेवक है, अगर वो अपने कर्तव्य नहीं करता है तो सेक्शन 197 ऑफ इंडियन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। वैसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर वो स्कूलों को मदद करते हैं, अगर ये स्कूल पीटीए बरोबर फॉर्म नहीं होती है और पीटीए फॉर्म नहीं हुई तो ईपीटीए गलत हो गई है, जैसा मेरे दोनों दोस्तों ने जो बताया है, होशिंग साहब ने और अजय साहब ने जो बताया है कि रिकवरी निकली है, लेकिन रिकवरी के बाद में क्या है, रिकवरी के बाद में भी उनके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो अपने कर्तव्य में या अपना काम नहीं करे। तो 107 जो है, 107, 119, 120 इसके तहत उनके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन तो भी इतना सारा कुछ रहे के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पेरेंट्स लोगों की, सारे प्राइवेट स्कूल में ये हो रहा है साहब, सारे प्राइवेट स्कूल के, हम जो बैठे हैं हम दो अलग अलग स्कूल के हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी ये 3 साल से, जैसा होशिंग साहब ने बताया, अजय साहब ने बताया, ये लड़ाई हम पिछले 3-4 साल से रेगुलर लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उसका, हम बच्चू कडू साहब का और जैसा साहब ने बोला होशिंग साहब और मोहर साहब का, इनका हम सही में धन्यवाद देना चाहते हैं। ये लोग हमको खूब मदद कर रहे हैं और हम लोग जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं हम ये कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। हमारा कहना ये मत नहीं है किसी भी प्राइवेट स्कूल को कि आप फीस मत लो, हमारा कहना है जो कानून में लिखा है उसके तहत आप फीस लो। हम कभी नहीं चाह रहे कि आप फीस मत चार्ज करो। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये पैंडेमिक में 50% तक फीस लो। हमारे सारे स्कूल वालों ने, सारे हम लोग जो बैठे हैं, हमने सब स्कूलों को बाकायदा रिटर्न में दिया है कि आप 30% या 50% फीस लो, हम देने तैयार है। और जो हमसे फीस चार्ज की जा रही है, जैसा कुछ स्कूलों ने कंप्यूटर फीस चार्ज की है, अब जबकि बच्चे स्कूल में जा ही नहीं रहे तो कंप्यूटर फीस क्यों देंगे? लाइब्रेरी उनकी यूज नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी की फीस क्यों दे? जैसा अभी स्कूल में हम बच्चे जा ही नहीं रहे तो स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बच गया, मेंटेनेंस का बच गया, तो भी वो सारे खर्चे पेरेंट्स से वसूल। स्पोर्ट्स फीस, लेबोरेटरी फीस, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ फीस तो यानी सारे साहब इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, कुछ स्कूल तो ऐसे है जो माँ बाप ने पिछले साल यानी 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो वो अप्रैल सेशन की ट्रांसपोर्टेशन की फीस एडवांस में लेते हैं। तो कुछ माँ बाप ने जो 15,000 ऑलरेडी भर दिए थे
तो स्कूल अभी बोलती है कि वो जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा तब हम वो फीस उसमें एडजस्ट करेंगे, यानी 15,000 रुपए अगर समझ लीजिए 10 लोगों से लिए तो 1.5 लाख रुपए का ये उस पर ब्याज खाएंगे, लेकिन वो पैसे ये फीस स्कूल फीस की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये सरासर जाती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सारे एजुकेशन ऑफिसर जो अपने आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक तो इनके स्कूल के साथ में कुछ तो साठगांठ है, उनके संबंध है, हित संबंध है, जिसकी वजह से ये स्कूल पे कड़ी कार्रवाई करने से घबरा रहे, कतरा रहे हैं, या फिर इनको ये काम कुछ करना ही नहीं है कि भैया यानी जो टाइम टल रहा है, जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम निकालने दो, सरकार को अगर कुछ करना है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और उसमें करती रहेगी। जैसे कि अमित सर ने कहा कि वो अंदर की जो भड़ास है उन्होंने निकाली हाँ कि जी। अधिकारी जिनको हमारे टैक्स से पेमेंट जाता है हाँ जी, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, बच्चों का जो भविष्य है हाँ वो जी, भविष्य खतरे में आ रहा है, क्योंकि वैसे भी स्कूलें पैंडेमिक के कारण नहीं हो रही। मैं हाँ आपसे जी। कहूंगा कि इस तरह के जितने भी वाकये हो रहे हैं तो क्या स्कूल को पूरी तरह से जो उसका रजिस्ट्रेशन है या उसकी मान्यता है, क्या सरकारें उसको मान्यता रद्द कर सकती है? अगर कर सकती है तो भी सरकारें उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सर उसमें ऐसा है कि डिप्टी डायरेक्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। इनको वो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। डिप्टी डायरेक्टर ने उन स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा कि ये खामियां मुझे स्कूल में दिख रही है, तो ये हमने बार बार उनको विनती की या लेटर दी, शोकॉज नोटिस दिए, तो भी वो एक्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो हमको उनकी मान्यता रद्द करना है, ऐसी परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से, और उसके बाद में स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं कानूनन। बिल्कुल, स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। हाँ जी। अजय जी, ये जो एपीटीए टीम होती है, सारे पेरेंट्स होते हैं, कुछ तो आपने जैसे कहा कि बहुत फेक तरह की ये सारी कमेटियां होती है, लेकिन जो सच्चे पेरेंट्स हैं जैसे आप जैसे बैठे इधर, तो क्या आपके साथ इस आंदोलन में, फीस के आंदोलन में बाकी पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं? कुछ अधिकारी भी आपका साथ दे रहे हैं? कैसे चल रहा है आंदोलन? वैसे तो इस आंदोलन में पीटीए मेंबर्स जो होते हैं अपने अपने स्कूलों के, उन स्कूलों के पीटीए मेंबर्स ने उन स्कूलों के जो बाकी पेरेंट्स हैं जो आंदोलन में उतरे हुए हैं उनके साथ रहना चाहिए था, मगर ऐसा किसी भी स्कूल के नहीं हुआ। इसमें नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। वो तो उनको मैसेजेस भेजने के बाद वो मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते ईपीटीए मेंबर्स। इसका मतलब ही ये है कि ये जो ईपीटीए मेंबर्स है ये पूरी तरह से स्कूल के ही नियंत्रण में है, वो पेरेंट्स के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, ऐसी बात है। मैंने मेरे स्कूल यानी नारायण विद्यालय के मैं 15 पेरेंट्स पीटीए मेंबर्स है जिनके संपर्क में मैं हूँ, सबको मैंने फोन करके सिचुएशन बताई है कि मैंने उनको ये कहा कि भाई नारायण विद्यालय के ऊपर 7.59 करोड़ का रिकवरी ऑर्डर निकला, तो ये पेरेंट्स के पैसे हैं जो एक्सेस में स्कूल के तरफ है, तो पीटीए मेंबर होने के नाते में आपने क्या क्वेश्चन किए स्कूल को, वो वापस देने के लिए आपके तरफ से कौन से एफर्ट्स हुए? तो कोई भी पीटीए मेंबर हमको उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्कूल के कंट्रोल में है। इसलिए अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप हम ये लेने वाले हैं कि पीटीए मेंबर्स के साथ एक्चुअली 26 सितंबर को मैंने एक स्कूल में लेटर दिया था कि हमारा कोई संपर्क स्कूल पीटीए मेंबर से होने नहीं देती, सिर्फ उन्होंने वेबसाइट पे उनके नाम और फोन नंबर पब्लिश किए है, वहां से मैंने उनके नाम और फोन नंबर लिए और हर पीटीए मेंबर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनको कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि स्कूल में एक लेटर दिया प्रिंसिपल को ये लेटर दिया कि हमारी मीटिंग ईपीटीए की जो बॉडी है उससे करा दीजिए, ताकि हम अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाए और वो हमारी समस्या आपको पुट फॉरवर्ड करे। तो स्कूल को वो 26 सितंबर 2000 को ये लेटर हमने दिया था, स्कूल ने उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई तो छोड़ो, हमको नहीं किया होगा रिप्लाई, मगर स्कूल के प्रिंसिपल ने ईपीटीए मेंबर तक को इसके बारे में खबर नहीं दी कि पेरेंट्स आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि स्कूल डेलिबरेटली ईपीटीए मेंबर्स को पेरेंट के साथ अलग रखना चाहते हैं, और अगर ये अलग रख रहे हैं इसका मतलब यह है कि ईपीटीए इलीगल है, यही मतलब होता है। इसलिए हमने अभी प्राइवेटली ईपीटीए मेंबर्स के साथ अपने लेवल पे एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की है। कल हमारी मीटिंग होने वाली है ईपीटीए मेंबर्स के साथ। आपके माध्यम से मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि
वे हमको सहकार्य करें और हमारे मीटिंग में आकर के हमारी जो समस्या है वो समस्या को लेकर के आप स्कूल तक जाए और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर के तरफ भी जाकर के हमारी जो मांगे हैं उसके लिए अपने तरफ से भी कुछ प्रयास करें, ये हम आपके माध्यम से उनको बिल्कुल। विनती करना चाहते हैं। एडवोकेट साहब, न्यायिक तैयारियां क्या चल रही है? न्यायिक लड़ाई कैसी होगी इस तमाम आंदोलन में कि फीस कम हो और स्कूलों की ये तानाशाही है, ये तानाशाही को कैसे ब्रेक किया जाए, इसके लिए न्यायिक लड़ाई का क्या आपने सोच कर रखा है? सर हम तीनों के स्कूल वालों ने मिलके हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है, लेकिन ये पैंडेमिक के वजह से सिर्फ अर्जेंट मैटर लिए जाते हैं, इसलिए वो मैटर सर्कुलेट नहीं हुआ है। इन बिटवीन 52 स्कूलों ने नागपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है जिसमें उन्होंने फीस वसूल ना करने के लिए रिट पिटीशन डाल के उसमें स्टे लिया है। उसमें एक सिविल एप्लीकेशन भी लगाई थी उन्होंने कि स्कूलों के जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके स्कूल में ना जाने ना दिया जाए, ऐसा उन्होंने स्टे भी लिया है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, 21 अप्रैल 2020 को नेशनल कमीशन जो है उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर इशू किया था, सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों को और अधिकारियों को, कि ये पैंडेमिक में आप बच्चों को हरास नहीं कर सकते, पेरेंट्स को हरास नहीं कर सकते फीस के लिए। ये लेटर रहने के बावजूद भी एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर स्कूलों के मदद से या स्कूल उनके मदद से एसएमएस भेज के अभी भी तकलीफ दी जा रही है। ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन कानून को जैसा अब डिप्टी डायरेक्टर ने मैंने जैसा बताया सेक्शन 16 में उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रही है। सर बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है उनका WP नंबर 76/2019, इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है 2019 में, उसमें बोला गया है कि पीटीए और ईपीटीए अगर बराबर फॉर्म नहीं हुए उनके सम्मति के बगैर आप फीस वसूल कर सकते नहीं है। इतना क्लियर कट रहे कि भी बाद में सर स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रही है। सर एक जजमेंट भी जो बहुत पुराना है, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये बहुत बड़ा जजमेंट है, इसमें भी वही चीजें बोली गई, उसके बेसिस पर अभी सारे जजमेंट हो रहे सर, लेकिन कानून को कोई मानता नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है सर। जो अधिकारी बैठे हैं, मैं इसीलिए बार बार बोलना चाहता हूँ कि डिप्टी डायरेक्टर या शिक्षण अधिकारी को स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया गया ये एक्ट के अंदर, लेकिन वही अपने कर्तव्य से पीछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं ये सारे पेरेंट्स और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्कूल के पेरेंट्स लोग, जो पेरेंट्स और से जो चुपचाप बैठे हैं, हमने कभी किसी स्कूल को मना नहीं की फीस वसूल करने के लिए, लेकिन जो कानून है वो फीस वसूल की जाए। तो हम ये आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारे मुहिम में सारे पेरेंट्स भी हमारे साथ में जुड़े। जैसे अभी मेरे भैया ने, अजय भैया ने बोला कि पीटीए जो मेंबर है वो हमको सपोर्ट करे, जैसा हुशिंग साहब ने बोला है कि हम इतने साल से लड़ रहे, तो जो बाकी पेरेंट चुपचाप बैठे हैं वो भी हमको मदद करे। हम कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई कानून के बाहर नहीं। इसलिए मैंने पहला शब्द बोला कि हम कानून के दायरे में रह के ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम इलीगल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम स्कूल की बदनामी कर रहे हैं, हम तो कानून के दायरे में रह रहे। तो हमारी ऐसी आपसे गुजारिश है, और हम सही में हम तीनों लोग फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आवाज़ टीवी ने हमारी बात सुनी और आवाज़ टीवी हमारी बात रख रही है। तकलीफ ये है, जैसा इन्होंने कहा कि मैक्सिमम पेरेंट्स जो है वो घर पे सोए हुए हैं, उनको सब कुछ चाहिए व्हाट्सएप पे, यानी सिर्फ अभी यानी क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ बच्चे अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे पैदा नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो उनको ये चाहिए। आपको झूठ लगेगा सर, कुछ पेरेंट ऐसे थे जो एजुकेशन ऑफिस में, यानी जिस दिन वो रिकवरी का ऑर्डर निकला SOS के ऊपर 1,44,00,000 का अत्रे लेआउट की सिर्फ एक ब्रांच पे 3 साल का सिर्फ 1,44,00,000 का निकला है। तो जिस दिन वो ऑर्डर की कॉपी ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गई, तीसरे दिन जब हमारी मीटिंग थी, आपको झूठ लगेगा वहाँ पे 2 लेडीज और एक जेंट्स खड़े थे, हाँ सर पैसे कुठना आणि कोणाकडनं घ्यायचे, यानी उनको ये तक नहीं मालूम कि भैया कार्रवाई हो गई, 1,44,00,000 की रिकवरी निकल गई, इसका मतलब ऐसा है कि पैसे लेने के लिए आपको मेरे को जाने का है। जाने का है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में क्या हुआ उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अभी भी मैं पेरेंट लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, अभी भी मैं स्कूल के ग्रुप पे लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों के माँ बाप के या जिन बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस बंद है, कृपा करके अपना नाम नंबर लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे, ताकि मैं उसके अगेंस्ट में मैं कंप्लेंट कर सकूँ। तो पेरेंट लोग मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करते हैं, सर कुछ गलत तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यानी किस डर में रह रहे पेरेंट लोग। सबको अपनी जान, अरे जान प्यारी है ठीक है, लेकिन कम से कम दूसरा कोई लड़ रहा है तो उसको मदद तो करो। ठीक है, आपको आगे नहीं आना, आप में उतनी हिम्मत नहीं है, आप अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो आगे बढ़ रहे हो उनको सपोर्ट करना। अगर तुमको जो तकलीफ है वो तकलीफ अगर आप ही खुद होके अगर नहीं बोलोगे कि मेरे को तकलीफ है, तो सामने वाला कैसे जानेगा कि आपको तकलीफ है करके। डॉक्टर के पास जाने के बाद बताते हैं ना, भैया पेट में दर्द है, सर में दर्द है, गले में दर्द है, चाहे अपनी शक्ल की तरफ देख के डॉक्टर पहचान नहीं सकता कि भैया इसको कहाँ दर्द है करके। सेम चीज़ है, पेरेंट लोगों को आपके माध्यम के थ्रू मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। अपने कॉलेज के दिन, अपने स्कूल के दिन, मस्ती के दिन याद कीजिए कि वो टाइम पे अगर आपके साथ में कोई अड़ता था, लड़ता था, तो आप किस एटीट्यूड में उनसे विरोध करते थे। वही एटीट्यूड, वही रग, वही मस्ती अपने को अभी वापस लानी है। और ये जो तानाशाही तरीके से जो स्कूल लोग पैसे वसूल कर रहे हैं, जिनकी बदमाशी चालू है, जिनको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, वो हमको इसको बाहर निकाल करना है। नहीं तो आप अपने खुद के बच्चों को आगे चल के जवाब नहीं दे सकेंगे। जब बच्चे पूछेंगे कि अरे मेरे दोस्त के वो पिताजी तो लड़ रहे थे, आप क्यों नहीं गए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपके पास ज़्यादा पैसे है तो आप ज़रूर फीस भरिए, बेकायदेशीर यानी इलीगल फीस, जो भी फीस मांग रही है स्कूल, वो आप पैसे भरिए और फिर साइड में हो जाइए। आंदोलन में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके हक के लिए लड़ना है, अगर सही चीज़ के लिए लड़ना है, बच्चों के सामने अगर आपको सही प्रिंसिपल, सही एग्जाम्पल्स रखने हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आह्वान करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप आइए हमारे साथ में लड़िए। दूसरी चीज़, अभी पॉलिटिशियन की तरफ, यानी ये मैंने अपने पहले दूसरे एक चैनल के इंटरव्यू में भी कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये पेरेंट लोगों के मुद्दे को ऊपर क्यों नहीं उठा रही। यानी पेरेंट्स छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ कि इतनी करोड़ों के तादाद में वोट बैंक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस विषय को लेती है और उनमें उसको सक्सेस मिलता है, तो कितने सारे पेरेंट लोगों का मत उनको मिल सकता है या मिलने के चांसेस है। इस तरीके से वोट, एटलीस्ट वोट बैंक के तरीके से सोचिए। और इसमें पॉलिटिकल लोगों को मैं बोलता हूँ, कोई भी पार्टी जिसको भी इंटरेस्ट हो, वोट बैंक चाहिए हो, जिनको अपने वोट दिख रहे हो, वो इसमें उतरे और इसमें हम लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमारी बॉम्बे की टीम है जिसको लीड कर रही है एडवोकेट अनुभा साहा मैम, जो पिछले 6-7 सालों से लड़ रही है, काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए लड़ रही है। उनसे कई बार मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कई बार बोल दिया। और ये बात अभी सिर्फ नागपुर तक नहीं, आपको मालूम है पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कम से कम 190 से ऊपर स्कूल की कंप्लेंट्स वर्षा गायकवाड़ के पास चली गई है, उनको भी पता है, बता दिया। अब तकलीफ ये होती है कि बच्चू कडू जी हमको सपोर्ट करते हैं, बच्चू कडू जी अगर कुछ ऑर्डर निकालते हैं तो वर्षा गायकवाड़ मैडम उधर से ऊपर से बोलती है कि नहीं ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो अभी इस पर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तुम्हारे पास में अगर पूरे प्रूफ्स है, तुम्हारे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ अहवाल है कि भैया स्कूल में इतनी सारी इरेगुलरिटीज चल रही है, इतना सारा बेकायदेशीर काम चल रहा है, तो आपको भी किसने रोका है या क्या चीज़ रोक रही है आपको इन स्कूलों पे एक्शन लेने से। जैसा अभी सारे जी ने कहा, अजय जी ने कहा, हम लोग पहले दिन से, जिस दिन से हमने आंदोलन शुरू किया, हमने आज तक ये कभी नहीं कहा कि हम फीस नहीं भरेंगे, हमको फीस नहीं भरना है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कानून जो बोलता है वो तरीके से तुम्हारी कार्रवाई होनी चाहिए और वही फीस हम भरने के लिए रेडी है आज भी। यानी ये तो कम से कम पिछले साल हमने 25-30% की मांग की थी कि भैया डिस्काउंट दे दो, ये करो, लेकिन उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि भैया नहीं, हमको वो डिस्काउंट भी नहीं होना। हम सब लोग जो है, हम वो खुददार लोग हैं, हम हमारे बच्चों का पालन पोषण बराबर सही तरीके से कर सकते हैं, उतनी हम में हिम्मत है, उतनी हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे और बच्चों को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। हम डिस्काउंट भी नहीं होना, तुम्हारी भीख भी नहीं होना डिस्काउंट की, लेकिन 13-14 से लेके जब से कानून लागू हुआ है तब से लेके तो इनका सारा ऑडिट होना चाहिए और तब से लेके तो आज तक के जो सही फी है वो सही फी हम देंगे। अगर हम पे पैसे निकलते हैं तो हम पैसे देंगे, और अगर हम पे पैसे नहीं निकलते, स्कूल से लेना है तो स्कूल से पैसे लेकर छोड़ेंगे। ये बात तो तय है। यानी ये लड़ाई का बिगुल हमने ऑलरेडी 2 साल पहले फूंक दिया था, और अभी जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक के हम लड़ते ही रहेंगे। रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले, हम जीते या ना जीते, लेकिन लड़ने का हमारा जो एटीट्यूड है, लड़ने का हमारा जो अधिकार है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके बीच में जो भी आएगा, प्राइवेट स्कूल वाले रहो, मेघे साहब रहो, मेघे के रिलेटिव्स रहो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेंढे, जामदार, वंजारी, कोई भी रहो, वर्षा गायकवाड़ मैडम तक की भी लड़ना पड़ा तो उनको भी लेंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, गलत नहीं होने देंगे। इसका मतलब गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा ली जा रही है, पैंडेमिक काल में भी बच्चों से फीस वसूली जा रही है और पेरेंट्स उसके लिए लड़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चे ये देश का भविष्य होता है और उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ यहाँ चल रहा है। आप तीनों
पेरेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्कूलों की तानाशाही के खिलाफ, अफसरों की फीताशाही के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और इस लड़ाई में आवाज़ इंडिया टीवी हमेशा से ही लोगों के समस्याओं के साथ जुड़ी रही है। इस लड़ाई में भी आवाज़ इंडिया टीवी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद। धन्यवाद Thank you. प्रीतम जी, बहुत बहुत Thanks. धन्यवाद। Thanks. थैंक यू।